हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं। ओके, क्या है इस चैप्टर में और क्यों पढ़ने जा रहे हैं? बेसिकली हम किसी एसएससी के ऊपर, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं या अथॉरिटी हूं, मुझे किसी एसएससी से टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनाल्टी और कोई अदर सम जो कि ड्यू हो वो कलेक्ट करना है। कैसे करूं? पहली चीज। दूसरी चीज, चलो भाई कलेक्ट तो करना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, सामने वाला कब तक पे ऑफ करेगा, मैं उसको एक्स्ट्रा टाइम दे सकता हूं या नहीं दे सकता, अगर मैं उसके ऊपर कोई पेनाल्टी इंपोज कर रहा हूं तो उसके पास क्या पावर्स हैं, राइट्स हैं, क्या हम पेनाल्टी और इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। भाई ये सब क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। सामने वाला इतना बदमाश हो कि पैसा दे ही ना सरकार को, गवर्नमेंट को, टाइम बीत जाए, तो अब हम क्या करें, वो कौन सी तो किस तरह से कलेक्शन किया जाए, रिकवरी की जाए। बेसिकली वर्ड आया रिकवरी, यानी अब वसूली करेगी गवर्नमेंट। हाँ या ना? ये सारे पॉइंट्स हमको डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में। ठीक, इस चैप्टर का नाम है कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स। ढंग से सुनेंगे। और इसमें एक बहुत बढ़िया अमेंडमेंट इस साल से आया है। ठीक, क्या है ये, जरा ढंग से सुने। डिमांड नोटिस सेक्शन 156। मैंने क्या कहा ना, किसी से पैसा लेना है तो आप पैसा ऐसे नहीं ले सकते फोन करके, भाई साहब वो 50,000 रुपये आपके ऊपर इंटरेस्ट, पेनाल्टी और टैक्स का, इंटरेस्ट का ड्यू बन रहा है, जरा भिजवा देने का कष्ट करिए कैश में हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। भैया ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां डिमांड नोटिस भेजी जाती है, एक नोटिस सर्व की जाती है एसएससी के ऊपर, और एसएससी को कहा जाता है कि इस नोटिस में, फॉर्म 7 है, इस नोटिस में आप अपने जो डिटेल्स दी हुई हैं टैक्स की, इंटरेस्ट की, फीस की, पेनाल्टी की, वो अमाउंट आप इस तारीख तक डिपॉजिट कर दीजिए, ये कहा जाता है। सेक्शन 156, उसको हम लोग डिमांड नोटिस कहते हैं। कई जगहों पर हम लोगों ने पहले भी देखा है असेसमेंट प्रोसीजर वगैरह में कि कुछ जगह ऐसी है जहां पर उस पर्टिकुलर सेक्शन में जब हम नोटिस रिलीज करते हैं ना ड्यू का, वही नोटिस ऑफ डिमांड मान ली जाती है। अगर हमने वो नोटिस ऑफ डिमांड, जो नोटिस ऑफ डिमांड मान ली थी, बेसिकली वो नोटिस ऑफ डिमांड नहीं थी, वो असेसमेंट का ऑर्डर था, तो जहां पर हमने उसको नोटिस ऑफ डिमांड उसको मान लिया था, तो जिसको मान लिया था उसके बाद अब इस नोटिस, डिमांड नोटिस को दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है। ये मान लिया जाएगा कि जो नोटिस वहां पर सर्व हुई है वही सेक्शन 156 की नोटिस है। कहा गया when any tax, interest, when any tax, interest, penalty, fine or any other sum is payable in consequences of any order passed under this act, the assessing officer shall serve upon the assessee a notice of demand specifying the sum so payable। ठीक, सेक्शन, सब सेक्शन 2 में ये पूरा अमेंडमेंट है। बेसिकली ये इसलिए लाया गया है, इसके पीछे का कंसेप्ट पहले समझने की कोशिश करते हैं। एक एम्प्लॉयर है जो एलिजिबल स्टार्टअप है अंडर सेक्शन 80 IAC, किनारे करो, बहुत हो गया। अगर कोई एम्प्लॉयर है, उसने अपने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत सिक्योरिटीज या शेयर्स अलॉट किए हैं, तो ये एम्प्लॉय के लिए इनकम मान लिया जाता है। अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 परक्विजिट्स मान लिया जाता है, और एम्प्लॉय के ये टोटल इनकम का हिस्सा बन जाता है। अब वो जो अमाउंट है टोटल इनकम का हिस्सा बन गया, अब उस पर टीडीएस काटना है एम्प्लॉयर को अंडर सेक्शन 192। हाँ सर, 192 में यही तो पढ़ा था, एम्प्लॉयर टीडीएस काटता है जी। अब बताओ, मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने फ्री में कुछ शेयर्स दे दिए ईएसओपी के नाम पे, अब वो 1 लाख रुपए के हैं।
अब वो अगर उसकी वैल्यू 1 लाख की है तो दैट वुड बिकम माइन इनकम एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2. नाउ द एम्प्लॉयर इज under compulsion to deduct the amount of tax on that sum also. लेकिन ये कहां की बुद्धिमानी हुई, जो चीज हमको कैश में बेनिफिट नहीं मिला उसका टैक्स एम्प्लॉयर जमा करेगा गवर्नमेंट के पास. तो हार्डशिप से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम इसको डेफरमेंट दे देते हैं. क्या कर देते हैं? डेफरमेंट, यानी इस टीडीएस के अमाउंट को डेफर कर देंगे. और सेम यही प्रोविजन सेक्शन 156 में भी लाया, 192 में भी लाया. 192 में कहा ये वो डेट्स हैं जब हम इनको डेफर कर देंगे. 5 साल तक का मैक्सिमम बेनिफिट दिया गया है. कितने साल तक का? 5 ईयर्स तक का मैक्सिमम बेनिफिट दिया गया है. अभी देखते हैं कैसे डेफरमेंट करके. ये सेम सेक्शन 192 में आप पढ़ेंगे, 1C में है शायद, 1C में है शायद, देखना पड़ेगा एक बार, अदरवाइज दिस इज द सेक्शन वेयर द अमेंडमेंट हैज बीन डन. और यहां पर भी अमेंडमेंट किया गया है कि भैया वो नोटिस ऑफ डिमांड में शामिल मत करना. क्या बोला है? Where the income of an SSE includes income from specified security or sweat equity shares under section 17 subsection 2 which are allotted or transferred directly or indirectly by the current employer being an eligible startup referred under section 80 IAC, the tax on such income included in the notice of demand shall be payable by the SSE within 14 days. 14 दिनों के अंदर पे करना है. सर अभी तो आपने कहा 5 साल के बाद. अरे भैया आ रहे हैं ना. आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर. तो अगर आपको 1 अप्रैल 20 को मिला है स्वेट इक्विटी शेयर, तो इसका ईयर एंड होता है 31 मार्च 21 को, और इसमें 48 मंथ्स यानी कि 4 साल और ऐड कर लें तो 31 मार्च 25. देखें तो यहां से लेकर पूरे 5 साल हो गया नियर अबाउट. ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि गवर्नमेंट ने उस अमाउंट को डेफर कर दिया है, नोटिस ऑफ डिमांड से भी उसको हटा दिया है और कहा है कि जो नोटिस ऑफ डिमांड में अगर ऐसा कोई अमाउंट है तो 4 साल खत्म होने के बाद 14 दिन के अंदर पे ऑफ करना है, या और फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर. मान लो जो शेयर्स हमको मिले थे, गवर्नमेंट ने हमको रिलीफ तो दे दिया लेकिन मैं शेयर सेल कर रहा हूं, सिक्योरिटी सेल कर दी मैंने, वो 4 साल गवर्नमेंट कर रही है, वेट करने दो, इधर से बेचो, पैसा कमाओ, जेब में रखो, क्या दिक्कत है? अरे नहीं, गवर्नमेंट ने कहा सेल कर दोगे ना तो उसके 14 दिन के अंदर. और फ्रॉम द डेट ऑफ द एसएससी सीजिंग टू बी द एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉयर. अगर आप इस कंपनी से ही हट जाते हो भैया तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी किसकी होगी, तो उस वहां से 14 दिन. आपने कंपनी छोड़ी, एम्प्लॉयमेंट छोड़ा, वहां से 14 दिन गिन लो, आपने सेल कर दिया, वहां से 14 डेज काउंट कर लो, या आप कंटिन्यू कर रहे हो काम, तो जिस साल ऐसा स्वेट इक्विटी शेयर आपको अलॉट किया गया था उस साल के खत्म होने के बाद 4 ईयर्स और ऐड कर लो, 48 मंथ्स और ऐड कर लो. जो इन तीनों में से पहले होगा उसके 14 दिन के अंदर आपको जो डेट इन तीनों में से सबसे पहले आएगी उसके 14 डेज के अंदर अंदर आपको आपके इस टैक्स का पेमेंट करना है. क्लियर है? टैक्स ऑन सच इनकम इंक्लूडेड इन द नोटिस ऑफ डिमांड रेफर्ड बी पेबल बाय द एसएससी विद इन 14 डेज फ्रॉम द दीज डेट विच एवर इज अर्लीएस्ट. ओके, तो अब नीचे वाला हिस्सा हम लोगों ने एक बार देखा है टीडीएस में, ठीक है, छोड़ दिया. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था? ये वाला पॉइंट, द फर्स्ट वन, कि अगर कोई टैक्स है, इंटरेस्ट है, फाइन है, पेनाल्टी है, कोई भी और सम जो ड्यू हैं, वो असेसिंग ऑफिसर एक नोटिस सर्व करेगा एसएससी के ऊपर कि आप इतना अमाउंट पे ऑफ कर दीजिए. कब तक पे ऑफ करना है? ये आते हैं सेक्शन 220. और इंटीमेशन जनरेटेड आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट और नोटिस डिमांड इज सर्व्ड फॉर एडिशनल डिमांड. ठीक है, हो गया. टाइम लिमिट फॉर पेमेंट, कब तक करना है? एसएससी शुड मेक द पेमेंट ऑफ द अमाउंट डिमांडेड विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस. 30 दिनों के अंदर करना है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस. जिस दिन ऐसी नोटिस सर्व की गई है उसके 30 डेज के अंदर. नॉर्मली मैं ये वाला भूल जा रहा हूं, मैंने ये पढ़ाया, मैं ये भूल जा रहा हूं. आप लोगों से भी कहूंगा कि इस टॉपिक को जो स्वेट इक्विटी शेयर का था स्पेसिफिक प्रोविजन, अब उसको भूल जाइए. अब इसी फर्स्ट प्रोविजन को, फर्स्ट पॉइंट को दिमाग में रखते हुए कि जो भी नोटिस ऑफ डिमांड आई है उसमें जो भी टैक्स का अमाउंट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पेनल्टी, उसको आपको 30 दिनों के अंदर अंदर पे ऑफ कर देना है. बात खत्म.
लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है भैया हमारे इंटरेस्ट का तो हमारे रेवेन्यू के हित में नहीं है, हमारे गवर्नमेंट के अकाउंट्स के हित में नहीं है, यानी दैट इज द डेट्रीमेंटल ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, इफ द असेसिंग ऑफिसर थिंक सो देन ही कैन प्रोवाइड द शॉर्टर पीरियड देन 30 डेज। तो वो 30 दिन से कम की पीरियड में भी आपको कह सकता है इस तारीख को जमा कर दो, 10 दिन के अंदर कर दो, लेकिन उसके लिए उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा अपने सुपीरियर अथॉरिटी से। तो कहने का मतलब अब तक केवल हमने इतना समझा, टोटल अब तक जो अभी तक का लब्बो लबाब है तो वहां तक हमने ये समझा, कितना अच्छा वर्ड है, यानी एक तरह से सारांश या एक तरह से समअप कर सकते हैं कि हमको अगर कोई असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि किसी एसएससी को टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फाइन या कोई दूसरा सम जो ड्यू है पेमेंट करने के लिए, वो एक नोटिस ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 156 सर्व करेगा एसएससी के ऊपर और ये बोलेगा कि इस तारीख के अंदर अंदर आप ये पे ऑफ कर दो। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 220, जो ये कहता है कि यस एसएससी को इस नोटिस के सर्व होने के बाद 30 दिन के अंदर ऐसे अमाउंट को पे ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है नहीं ये ज्यादा समय हो जाएगा, 30 डेज तो बहुत ज्यादा हो गए, एसएससी तो भाग सकता है भैया, कम समय भी वो दे सकता है, उसमें लिखवा सकता है, लेकिन प्रायर अप्रूवल ले करके। लेकिन अगर एसएससी ऑफिसर को एक एप्लीकेशन मिलती है एसएससी की ओर से, भाई जो आपने हमको 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन का समय दिया है ना, दिस इज नॉट अ जेन्युइन पीरियड, आई जस्ट वांट टू एन एक्सटेंशन ऑफ दैट, मुझे 40 डेज का टाइम दो, मुझे 50 डेज का टाइम दो, वॉट एवर द एसएससी रिक्वायरिंग। तो अगर एसएससी कुछ ऐसा रिक्वायर करता है और असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो ज़्यादा टाइम अलाउ कर सकता है और कुछ एक्स्ट्रा शर्तें भी जोड़ सकता है या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए अलाउ कर सकता है। गॉट इट? यस सर। इंटरेस्ट, अगर सामने वाले ने उस डेट के अंदर अंदर पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट शेल बी पेबल 1% फॉर एवरी मंथ ऑफ पार्ट देयर ऑफ द डिले। मान लो आपको समय दिया गया कि 25 दिन के अंदर, आपने 40 दिन लगा दिया तो एक महीने से ज्यादा लगा दिया, तो जो आपने भाई जो टाइम दिया गया उसके बाद 40 दिन और लग गया तो एक महीने से ज्यादा लग गया, तो पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी ट्रीटेड एज कंप्लीट मंथ, तो उसको 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1% पर मंथ के हिसाब से। इज इट क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसको अभी मैं छोड़ दे रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर अभी तक कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर फर्स्ट पेज में हम लोगों ने यही देखा, टोटल हो गया, फर्स्ट पेज इज ओवर, आराम से खत्म हो गया। क्या कहानी थी? केवल सिंपल सी स्टोरी थी। स्टोरी क्या थी कि एक अगर एसएससी के ऊपर सेक्शन 156 कहता है अगर एसएससी के ऊपर कोई टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फी और फाइन या कोई दूसरा सम ड्यू है तो असेसिंग ऑफिसर उसके ऊपर एक नोटिस ऑफ डिमांड सर्व कर सकता है और कह सकता है कि जो भी अमाउंट्स में स्पेसिफाई किया गया है उस अमाउंट को इस स्पेसिफिक डेट के अंदर अंदर आप डिपॉजिट कर दीजिए। अब आते हैं एसएससी की बात, बीच वाला सेक्शन जो अमेंडेड है वो मैंने हटा दिया क्योंकि मैंने कहा वो टीडीएस सैलरी के साथ भी अटैच हो चुका है, वहां पर भी हम लोगों ने देखा है। फिलहाल दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। मैं सेकंड को थोड़ा इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ, एक बार पढ़ लिया दैट इज ओके, दैट इज मोर देन एनफ कि वो TIAC में लिखा हुआ है स्टार्टअप है एलिजिबल, ठीक है। इसके बाद एसएससी के ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है कि सर्विस होने के बाद नोटिस के 30 डेज के अंदर अंदर उसको अपनी इस लायबिलिटी को मीट आउट करना पड़ता है, पे ऑफ करना पड़ता है। लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो 30 दिन से कम का शॉर्टर पीरियड के लिए बोल सकता है प्रायर अप्रूवल ले करके, अगर उसको लगता है कि ये हमारे इंटरेस्ट के रेवेन्यू के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है या डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू है, तो अगर ज़्यादा दिन देंगे तो। अगर एसएससी कहता है कि नहीं नहीं हमको 30 दिन जो आपने दिया है या 15 दिन दिया है, 20 दिन दिया है, दैट इज नॉट द एनफ टाइम पीरियड फॉर मी टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ ड्यूज, जस्ट अलाउ मी, ग्रांट मी द एक्सटेंशन ऑफ दैट पीरियड, तो असेसिंग ऑफिसर उसको एक्सटेंशन दे सकता है या इंस्टॉलमेंट में पे ऑफ करने के लिए बोल सकता है। क्या दिक्कत आई? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। और अगर एसएससी उस टाइम पीरियड के अंदर टोटल मिलाकर किसी भी जगह पर अपने टाइम पीरियड के अंदर डिपॉजिट नहीं कर पाता उस अमाउंट को, तो उसको हर एक महीने का या पार्ट ऑफ द मंथ का 1% के हिसाब से उस लायबिलिटी पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बस यही था लब्बो लबाब। आते हैं वेवर और रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। अब वेवर की बात आती है, असेसिंग ऑफिसर ने इंटरेस्ट तो चार्ज कर लिया लेकिन वो इंटरेस्ट खुद नहीं छोड़ सकता जब तक कि वो अपने सुपीरियर अथॉरिटी से रिड्यूस या वेवर का सर्टिफिकेट न ले ले। कहने का मतलब ये PPCIT, CCIT, PCIT, CIT may reduce or waive the amount of interest if
दे आर सेटिस्फाइड। अगर सीनियर ऑफिसर्स को लगता है कि नहीं, किसी एसएससी के ऊपर जो हम लोगों ने हार्डशिप लगाई हुई है इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, और वो ये रीजंस अगर फुलफिल कर देता है इनमें से कोई रीजन, तो हम उसके इंटरेस्ट को वे ऑफ कर सकते हैं, वेव ऑफ किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? पेमेंट ऑफ सच कॉज जेन्युइन हार्डशिप। अगर असेसिंग ऑफिसर यानी कि जो सुपीरियर अथॉरिटी है उसको लगता है कि भाई इसको अगर इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ये जेन्युइन हार्डशिप हो जाएगी, ऐसा होना नहीं चाहिए, माफ किया जा सकता है। या वो ये प्रूफ कर दे एसएससी कि भाई हमारे पास कुछ ऐसे कारण थे जो मेरे बियॉन्ड द कंट्रोल थे, मैं उन कारणों पर अपने कंट्रोल नहीं रख सकता था। जैसे मान लेते हैं पीक पॉइंट पर मान लेते हैं किसी की डेथ हो गई फैमिली में, तो एसएससी उस समय नहीं जमा करवा पाया। अगर वो इस चीज़ का वहाँ पर रिकॉर्ड सबमिट कर देता है कि इस कारण से मैंने किया, या फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी एक जेन्युइन रीजन, तो उस केस में जेन्युइन, ये नहीं कि बोल दिया अर्थक्वेक आया, कब आया, कहाँ आया, न्यूज में तो नहीं आया, हमारे यहाँ तो नहीं आया, तो कहा नहीं मेरे ही घर पे अर्थक्वेक आया था, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एसएससी हो तो, एंड द एसएससी हैज कोऑपरेटेड। ये याद रखेंगे, जाहिर सी बात है, जाहिल नहीं, जाहिर सी बात है कि एसएससी का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको रियायत देने में। तो अगर एसएससी ने कोऑपरेशन किया है, जो भी उससे पूछताछ या जांच पड़ताल या उससे कुछ भी रिकॉर्ड्स मांगेगा, उसने हर चीज़ समय पर असेसिंग ऑफिसर को दिया, तो कहा गया उस समय वेव ऑफ किया जा सकता है, यानी कि इंटरेस्ट को माफ किया जा सकता है सीनियर ऑफिसर के थ्रू, बशर्ते वहां ये प्रूफ हो जाए कि एसएससी के ऊपर जेन्युइन हार्डशिप आ जाएगी, या एसएससी ये प्रूफ कर देता है कि उसके वो इन कारणों से डिपॉजिट नहीं कर पाया अमाउंट कि वो उसके जो रीजंस थे, जो कॉज है, वो उसके बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एसएससी थे, जो सिचुएशन थी दैट वाज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एसएससी, और उसने असेसिंग ऑफिसर को पूरा कोऑपरेट किया हो। नो ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। मान लो उसने एप्लीकेशन दिया, इंटरेस्ट माफ कर दो, और हम कहते हैं कि नहीं माफ करेंगे। अब नहीं माफ करेंगे, रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब सामने वाले को हमें सुनने का मौका देना चाहिए। इसको कहा जाता है नेचुरल जस्टिस। The SSC has been given an opportunity of being heard. सुनने का मौका दिए बिना आप एसएससी के एप्लीकेशंस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपके पास एप्लीकेशन किसी का आया, ओहो डस्टबिन में, नहीं भैया नहीं डाल सकते ऐसे डस्टबिन में। एसएससी इन डिफॉल्ट, ढंग से सुनेंगे, अगर एसएससी इन अमाउंट्स को समय पर डिपॉजिट नहीं कर पाता तो ऑटोमेटिकली वो मान लिया जाएगा द एसएससी शैल बी डीम्ड टू बी द इन डिफॉल्ट। एसएससी मान लिया जाएगा डिफॉल्ट, डिफॉल्टर मान लिया जाएगा, ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्टर हो गया। फर्दर इन अ केस वेयर पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट इज अलाउड द एसएससी कमिट डिफॉल्ट। मान लो किसी एसएससी ने एप्लीकेशन दी थी कि भाई जो आपने मुझे 30 डेज का टाइम दिया है, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू मेक द पेमेंट विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट एक्सटेंड द टाइम पीरियड 40 डेज 50 डेज और मेक इट इन इंस्टॉलमेंट। चलो मान लेते हैं एसेसिंग ऑफिसर ने उसको इंस्टॉलमेंट में अलाउ कर दिया और कहा कि ये 1 लाख रुपए आप 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे, 35,000 और 30,000 कह सकता है। 3 इंस्टॉलमेंट उसको कही गई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। उसको कहा गया आपको टोटल जो 1 लाख पे ऑफ करना था वो अब आप 3 इंस्टॉलमेंट में पे ऑफ करिए। अब अगर एसएससी पे ऑफ सिंगल इंस्टॉलमेंट थी, अगर वो नहीं पे ऑफ करता तो पूरे के लिए वो एसएससी डीम्ड टू बी एसएससी एंड डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। लेकिन मान लेते हैं इस सिचुएशन में उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कर दी, सेकंड और थर्ड नहीं कर पाया, तो इसके लिए वो कहा जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट ओनली फॉर द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यानी इन 65,000 के लिए वो एसएससी इन डिफॉल्ट होगा, ना कि पूरे 1 लाख के लिए। तो याद रखेंगे एसएससी इन डिफॉल्ट होने पर भी एक्स्ट्रा पेनाल्टी आ जाती है। क्या आती है देखते हैं थोड़ी देर में। तो कहा गया फर्दर इन अ केस वेयर पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट इज अलाउड द एसएससी कमिट्स डिफॉल्ट इन पेइंग एनी वन ऑफ द इंस्टॉलमेंट विद इन टाइम, द एसएससी शैल बी डीम्ड टू बी इन डिफॉल्ट एज टू द होल ऑफ द अमाउंट देन आउटस्टैंडिंग, होल ऑफ द अमाउंट देन आउटस्टैंडिंग। तो उस समय जितना भी आउटस्टैंडिंग होगा उसके लिए वो एसएससी डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा, एंड द अदर इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यू ऑन द सेम डेट। तो भैया आपको जो समय दिया गया था आप डिफॉल्ट कर गए, भैया अब ड्यू डेट यही है, आज ही है जिस दिन आप डिफॉल्ट किए। अब फ्यूचर वाले को भी ये नहीं, अगर आपने सेकंड नहीं दिया तो भैया जिस दिन नहीं दिया तो थर्ड के लिए भी आप उसी दिन डिफॉल्ट मान लिए जाओगे। इज इट क्लियर? लेकिन कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं कि इन केसेस में उसको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। सर बस यही कहानियां हैं कि हाँ इसमें कहानी ही सुननी है, बस ये डेज याद रखनी है आपको।
खत्म होने वाला है, आज का क्लास ज़्यादा नहीं है लंबा, लेकिन हाँ इसका एक और सेशन चलेगा भाई। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को, एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में एक चीज़ सेट कर लें कि जब थ्योरी होती है ना, तो थ्योरी को आपको यहाँ सेट करना पड़ता है। न्यूमेरिकल आप करके करते हैं, जब आपको कोई न्यूमेरिकल पढ़ाता है तो यू आर यूज टू राइट ईच एंड एवरी सम ऑन योर कॉपी। जैसे ही हमने बोर्ड पर लिखा, व्हाइट बोर्ड पर आप उसको यूज टू हो जाते हैं। एग्जाम में आपको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं महसूस होती, क्योंकि आप काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर चुके होते हैं ऑन पेपर। लेकिन थ्योरी के साथ आप लोगों के साथ बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो आप पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ भी लेते हैं तो फिर उसको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, जबकि एग्जाम में आपको मार्क्स तो राइटिंग पर ही मिलेगा। और ये काफ़ी सारे मैटर्स बहुत ही कम समय में कवर अप हो जाते हैं। जितना भी मैंने आपको कहानी बताया, अगर मैं एक्सेप्शंस आपको पढ़ा दूं तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया, क्योंकि आपका सेक्शन 156 हो गया, 220 हो गया। नाउ विल स्टार्ट टू डील विद द सेक्शन 221, जो कि हम आज के सेशन में बिल्कुल नहीं करने जा रहे। बस सर छोटा सा सेशन। हाँ, ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं दिखने में छोटे होते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इंस्टेड ऑफ doing all the things in a stretch in a single session, we'll try to do it in a different session. Now if you are just if you are comfort with the study, now you can switch over the second one class after the ending one, this one. चलिए, एक्सेप्शन क्या है? वेयर एन एसएससी हैज प्रेजेंटेड एन अपील। अगर एसएससी ने अपील कर रखी है अंडर सेक्शन 246 है, आपको मालूम है कि एसेसिंग ऑफिसर के अगेंस्ट हम सीआईटी में अपील कर सकते हैं। तो कहा गया अगर हमने एसएससी ऑफिसर के अगेंस्ट जो उसने सम फाइनल किया था, असेसमेंट ऑर्डर दिया था, कौन सा ऑर्डर दिया था? असेसमेंट ऑर्डर दिया था। वापस आते हैं, ऑर्डर पास। तो अगर हम इस ऑर्डर के अगेंस्ट सेक्शन 246 ए में अपील दायर कर चुके हैं, ठीक है ना, तो उस केस में एसएससी को उस समय तक एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका ऑर्डर ना आ जाए। ठीक, द असेसिंग ऑफिसर में इन हिज डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज ही मे थिंक इम्पोज to in the circumstances of the case treat the SSE as not being SSE in default in respect of the amount in dispute in appeal, even though the time for the payment has expired, as long as the appeal remain undisposed of. जब तक वो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती तब तक एसएससी को हम उस अमाउंट के लिए जिसके लिए अपील की गई है उस सम तक के लिए उसको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। वो टाइम पीरियड ही हटा दिया जाता है। चलिए वो बात की बात है। वेयर एन एसएससी हैज बीन असेस्ड, मान लेते हैं किसी एसएससी के ऊपर असेसमेंट तो लगा दिया गया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसका पैसा वो था जो आउटसाइड इंडिया से आना था। आउटसाइड इंडिया यानी दूसरे देश से आना था। इंडिया में उसकी इनकम मान ली गई थी, उस पर टैक्स लगा दिया गया, लेकिन एसएससी पे ऑफ नहीं कर पाया टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह को। उसने रीजन ये दिया कि जिस कंट्री से हम वो पैसा इंडिया में ला रहे हैं उस कंट्री ने मना कर रखा है ले जाने से। अब बताओ जब तक वो पैसा आएगा नहीं मैं आपको दूंगा कैसे? सर इंडिया वाला दे दीजिए ना। अरे भाई कॉमन सेंस रखो। जो अमाउंट जिस कंट्री ने मना किया हुआ है इंडिया में लाने से, उस पर वो कैसे दे सकता है टैक्स? अगर वो अपना ये इनकैपेबिलिटी इस तरह से शो करता है तो कहा जाता ठीक, उतने पोर्शन के लिए हम उसको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, उतने पोर्शन के लिए हम उसको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। वेयर एन एसएससी हैज बीन असेस्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम आउटसाइड इंडिया इन अ कंट्री द लॉ ऑफ विच प्रोहिबिट्स और रेस्ट्रिक्ट द रेमिटेंस ऑफ मनी टू इंडिया, द एओ शैल नॉट ट्रीट द एसएससी इन डिफॉल्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द टैक्स विच इज ड्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट अमाउंट फलाना एंड डिमाका। इसका मैंने नेक्स्ट पॉइंट हटाया नहीं है, रखा है। कहा गया कि अगर कोई अमाउंट जो भले ही इंडिया में ना लाया गया, लेकिन अगर खर्च किया गया, यूज किया गया किसी भी तरह से, या कोई एसेट खरीदी गई, तो मान ले लिया जाएगा कि वो एसेट इंडिया में, वो अमाउंट ऑफ इनकम इंडिया में आ चुकी है। एसएससी ये नहीं कह सकता कि उन लोगों ने तो मनी सेंड करने से मना किया था। मान लो वो कोई एसेट वहां से खरीद करके इंडिया में भेज दे, वहां से कोई खर्चा करे, इंडिया में पैसा खुद ना ले आए, खर्च कर दे किसी भी तरीके से, तो भैया मान लिया जाएगा कि आपने यूटिलाइज कर लिया है। ठीक है ना? तो फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। आपको ये दो चीजें याद रखनी है एक्सेप्शन में। पहला कि अगर अपील कर दी गई है तो जितने अमाउंट के लिए अपील की गई है उतने, जब तक अपील डिस्पोज ऑफ ना हो जाए तब तक हम एसएससी को उस अमाउंट के लिए एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। साथ ही साथ अगर कोई अमाउंट आउटसाइड इंडिया में एक्रू और अराइज हुआ था और उसको इंडिया में लाना था, लेकिन उस इंडिया का जो लॉ, उस कंट्री का जो लॉ है
उसने रेस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट कर रखा है कि आप ऐसा अमाउंट इंडिया में नहीं ले जा सकते, तो भी कहा गया ठीक है हम एसएससी को उस अमाउंट तक के लिए एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं कहेंगे। बस क्या दिक्कत आई इसमें? ये भी करा दें, पेनाल्टी पेबल व्हेन टैक्स इज व्हेन द एसएससी इज इन डिफॉल्ट। चलो, कहता है पेनाल्टी पेबल व्हेन टैक्स इन डिफॉल्ट। जब आपका ये अमाउंट डिफॉल्ट में चला जाता है ना, तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाती है। सोचो, इंटरेस्ट तो लगाया डेट बीतने के बाद, और एसएससी इन डिफॉल्ट का पेनाल्टी भी लगा दिया गया। इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ एरियर एंड इंटरेस्ट ही शैल बी लायबल बाय वे ऑफ पेनाल्टी। लेकिन किसी भी कीमत पर यह पेनाल्टी उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ टैक्स से अधिक नहीं हो सकती, ये कहता है सेक्शन 221। इंटरेस्ट तो लगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी ट्रीटेड एज फुल मंथ। साथ साथ पेनाल्टी भी लगा दिया, लेकिन पेनाल्टी किसी भी कंडीशन में उस टैक्स के अमाउंट से अधिक नहीं हो सकती। इंटरेस्ट को अलग कर देना, टैक्स के अमाउंट से अधिक नहीं हो सकती, याद रहेगा। हाँ, मैंने कहा ना, जब एसएससी के ऊपर कुछ भी हार्डशिप आती है तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यानी नेचुरल जस्टिस दिया जाना चाहिए। लेकिन जहां एसएससी प्रूव कर देता है कि उसके सफिशिएंट रीजन है, यानी कि उसके कंट्रोल के बाहर था जमा न करना, तो ये पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी। बोलो, an SSC shall not cease to be liable to any penalty merely by reason for the fact that before the levy of such penalty he has paid the tax। मान लो कोई एसएससी कहता है कि भाई आपने हमारे ऊपर क्या लगाया है, टैक्स लगाया था, पेनाल्टी लगाई, पेनाल्टी का ऑर्डर दे रहे हैं, आपके पेनाल्टी लगाने के पहले मैंने टैक्स का पेमेंट कर दिया। अरे भाई डिफॉल्ट थे ना, एसएससी इन डिफॉल्ट थे ना, एसएससी इन डिफॉल्ट थे ना तुम, तो अब आप ये प्रूव कर दो बाद में कि मैंने आपकी पेनाल्टी ऑर्डर के पहले ही टैक्स का पेमेंट कर दिया, तो मेरे ऊपर पेनाल्टी नहीं लगनी चाहिए, आप इससे बच नहीं सकते। हाँ, आप सफिशिएंट कॉजेज देंगे, रीजंस बताएंगे, तो हम आपको छोड़ सकते हैं, तब हम आपको छोड़ सकते हैं। ठीक, ये भी बता दूं लास्ट, मान लो फाइनल ऑर्डर आता है और उस फाइनल ऑर्डर के साथ टैक्स का अमाउंट घट जाता है, तो मैंने कहा ना पेनाल्टी किसी भी कंडीशन में टैक्स के अमाउंट से अधिक नहीं हो सकती। मान लो पहले जो था ऑर्डर 1,00,000 रुपए का था और असेसिंग ऑफिसर ने 1,00,000 रुपए आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई थी, जब फाइनल ऑर्डर आया तो ये हो गया 40,000, तो भैया आपकी पेनाल्टी भी अब घट जाएगी, 40,000 हो जाएगी उस हिसाब से। तो ये है आपका पॉइंट। सर ऐसे कैसे हो सकता है? मान लीजिए हमने टैक्स का पेमेंट कर दिया, हमें पेनाल्टी भी तुरंत देनी है, और टैक्स का पेमेंट करने के बाद ही हमें अपील दाखिल करेंगे, तो फ्यूचर में उस अपील को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। और जब फ्यूचर में अपील को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, तो भाई 1,00,000 का अगर 40,000 हो गया होगा टैक्स, तो आपकी पेनाल्टी भी 1,00,000 से 40,000 हो जाएगी और आपका अमाउंट वापस कर दिया जाएगा, शैल बी रिफंडेड, शैल बी रिफंडेड। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस रखना पड़ेगा। यहां तक आपको समझ में आया? यस सर। एक छोटा टॉपिक और कर दें, रहने देते हैं आज, ठीक है ना। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, टैक्स रिकवरी ऑफिसर की, जब सामने वाला पैसा नहीं देता है, ढीठ है, बदमाश है, गुंडा मवाली है, भाग जाता है और पैसा देने में आनाकानी करता है, या उसके पास पैसे नहीं है, जो भी हो, गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं। गवर्नमेंट को कोई इससे में लेना देना है कि हमें हमारा पैसा चाहिए, तो सर्टिफिकेट टू टैक्स रिकवरी ऑफिसर को सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसके एसेट्स वगैरह कुर करने के लिए, मतलब सीज करने के लिए, अकाउंट सीज करने के लिए, ये सारे के इसके पॉइंट आने वाले हैं। सेक्शन 222 से स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन नेक्स्ट सेशन में आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, डन डना डन डन। नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।